ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कस्टमर्स को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने का मौका देती है। इसमें आप अपने अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं, डेली बिल्स को पे कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम भर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। ये सर्विस रिटेल बैंक्स, वर्चुअल बैंक्स, फाइनेंशियल ब्रोकर्स की वेबसाइट्स पर अवेलेबल होती है। ऑनलाइन बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग भी कहा जाता है। आजकल लगभग सभी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग ट्रेडिशनल बैंकिंग से डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपको अपने बैंक ब्रांच को विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रजिस्टर कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशंस के बाद आपको क्रेडेंशियल्स मिलते हैं जैसे कि यूजर आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड। आजकल ट्रांजैक्शंस को सिक्योर बनाने के लिए OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड का यूज किया जा रहा है जो यूजर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाता है। इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी यूज करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पर जाना होता है। वहाँ सभी जरूरी इंफॉर्मेशन इनपुट करनी होती है और फिर आप उन सभी सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं जो कॉमनली वहाँ पर अवेलेबल होती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको आपके ट्रांजैक्शंस के बारे में SMS और ईमेल भी भेजते हैं। चलिए अब जानते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के कुछ फायदे। ऑनलाइन बैंकिंग से बैंक्स और यूजर्स दोनों को बहुत सारे फायदे होते हैं। चलिए कुछ बेनिफिट्स को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, 24/7 बैंकिंग कहीं भी। ऑनलाइन बैंकिंग की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप किसी भी समय और कहीं से भी अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर आपको रात के 2 बजे अपने किसी दोस्त को पैसे भेजने हैं तो आप बिना किसी दिक्कत के अपने मोबाइल या कंप्यूटर से तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे आपको अपने बैंक के ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ती और आप अपने फाइनेंशियल काम बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं। नंबर 2, कम लागत वाला लेन देन। ऑनलाइन बैंकिंग से ट्रांजैक्शंस करना काफी सस्ता पड़ता है। बहुत से बैंक्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए या तो बिल्कुल कम फीस चार्ज करते हैं या फिर एकदम फ्री में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आपको अपना मोबाइल रिचार्ज कराना है या किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप ये काम बिना किसी एडिशनल चार्ज के कर सकते हैं। नंबर 3, समय की बचत। ऑनलाइन बैंकिंग आपका काफी समय बचाता है। आपको बैंक की ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लाइन में नहीं लगना पड़ता और फॉर्म्स भरने की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देखना है या अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना है तो आप ये सब कुछ अपने मोबाइल या कंप्यूटर से तुरंत कर सकते हैं। ये काफी क्विक और कन्वीनियंट है। नंबर 4, सिक्योर, तेज और सही मनी ट्रांसफर। ऑनलाइन बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर करना सिक्योर होता है। ट्रांजैक्शंस तुरंत कंप्लीट होते हैं और बिल्कुल सही होते हैं। जैसे अगर आपने अपने दोस्त को पैसे भेजे हैं तो आप सिर्फ उसका अकाउंट नंबर और अमाउंट डालकर आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। OTP और सिक्योर ऑथेंटिकेशन की वजह से आपका ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेफ होता है। नंबर 5, घर से उपयोगिता बिलों का भुगतान। ऑनलाइन बैंकिंग से अब घर बैठे अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इंटरनेट बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम और भी बहुत कुछ पे कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो आप अपने बैंक की ऐप या वेबसाइट पर जाकर सिर्फ कुछ क्लिक्स में ये काम आसानी से कर सकते हैं। आपको अपना बिल अमाउंट डालना होता है और OTP डालने के बाद आपका बिल पे हो जाता है। इससे आपको बिजली बोर्ड के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती और आप आसानी से अपने बिल्स पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपने कॉलेज की फीस पे करनी है। पहले आपको बैंक या कॉलेज के ऑफिस जाकर फीस डिपॉजिट करनी पड़ती थी, पर अब आप अपने बैंक की ऐप से ये काम
घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने बैंक के ऐप में लॉगिन करना है, कॉलेज की अकाउंट डिटेल्स डालनी है, अमाउंट डालना है और पे बटन पे प्रेस करना है। OTP एंटर करने के बाद आपकी फीस तुरंत पे हो जाती है। इससे आपका टाइम और एफर्ट दोनों बचता है और आप बिना किसी टेंशन के अपने फाइनेंशियल काम कंप्लीट कर सकते हैं। आजकल आप ट्रेडिशनल बैंकिंग की लगभग सभी सर्विसेज ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। चलिए कुछ खास फैसिलिटीज के बारे में बात करते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। नंबर 1, आधार ऑथेंटिकेशन के साथ बैंक अकाउंट खोलना। आप अपना बैंक अकाउंट घर बैठे खोल सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए, जिससे आपको बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ती और आप ऑनलाइन ही अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। नंबर 2, अपने खाते की राशि और बैलेंस चेक करना। आप अपने अकाउंट का बैलेंस और स्टेटमेंट कभी भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको देखना है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो आप अपने बैंक के ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करके तुरंत ये काम कर सकते हैं। नंबर 3, अपने खाते से किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर करना। आप अपने अकाउंट से किसी भी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अपने दोस्त को पैसे भेजने हैं, तो आप ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करके तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। नंबर 4, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और अन्य इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना। आप अपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स को ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको नया फिक्स्ड डिपॉजिट खोलना है या पुराने फिक्स्ड डिपॉजिट को रिन्यू कराना है, तो आप ये ऑनलाइन जाकर कर सकते हैं। नंबर 5, यूटिलिटी बिल्स, टेलीफोन, मोबाइल बिल्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स भरना। आप अपने घर के बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल और क्रेडिट कार्ड बिल्स भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। जिसे आप अपने बैंक के ऐप से अपने घर के बिजली का बिल पे कर सकते हैं बिना कहीं जाएं। नंबर 6, डिमांड ड्राफ्ट की रिक्वेस्ट, चेकबुक, चेक एनकैशमेंट रोकना, डेबिट या क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक करना। आप डिमांड ड्राफ्ट, चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चेक एनकैशमेंट रोक सकते हैं और अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं। जैसे अगर आपका डेबिट कार्ड खो जाता है, तो आप तुरंत ऑनलाइन जाकर अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। नंबर 7, डेबिट कार्ड के लिए पिन रीजनरेशन। अगर आप अपने डेबिट कार्ड का पिन भूल गए हैं, तो आप ऑनलाइन पिन रीजनरेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपने बैंक के ऐप से नए पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बैंक आपको नए पिन की डिटेल्स भेज देगा। बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि आप किस टाइप का अकाउंट खोलना चाहते हैं, जैसे सेविंग्स, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एटसेट्रा। उसके बाद ये स्टेप्स फॉलो करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। नंबर 1, टाइप ऑफ अकाउंट डिसाइड करें। पहले ये डिसाइड करें कि आपको किस टाइप का अकाउंट खोलना है, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट या रिकरिंग अकाउंट में से जो भी आपको जरूरत के हिसाब से सही लगता है उसे सिलेक्ट करें। नंबर 2, नजदीकी ब्रांच से कांटेक्ट करें। जो भी अकाउंट आपने सिलेक्ट किया है उसके बाद अपने नियरेस्ट बैंक ब्रांच को कांटेक्ट करें। आप बैंक ब्रांच जाके या उनके कस्टमर सर्विस नंबर पे कॉल करके उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3, परफॉर्मा फॉर्म फिल करना। बैंक के ऑफिशियल्स आपकी मदद करेंगे परफॉर्मा फॉर्म फिल करने में। ये फॉर्म बैंक अकाउंट खोलने के लिए जरूरी डिटेल्स को फिल करने के लिए होता है। आपको ये फॉर्म एक्यूरेटली फिल करना होता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नंबर 4, जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना। फॉर्म फिल करने के बाद बैंक ऑफिशियल्स आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देंगी जो अकाउंट खोलने के लिए रिक्वायर्ड है। इन डॉक्यूमेंट्स में आपका आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोज और कुछ और डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं। जनधन अकाउंट। प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में शुरू किया था। ये एक नेशनल प्रोग्राम है जो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेविंग्स,
डिपॉजिट बैंक अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तक अफोर्डेबल तरीके से पहुंचाता है। जनधन अकाउंट खोलने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड या आधार नंबर है तो दूसरे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया है तो करंट एड्रेस का सेल्फ सर्टिफिकेशन ही काफ़ी है। अन्य वैलिड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको इनमें से कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट जमा कराना होता है, जैसे कि वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या नरेगा कार्ड। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में आपका एड्रेस भी मेंशन्ड है तो ये आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ दोनों के रूप में काम आता है। अगर किसी के पास ऊपर दिए गए वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, पर बैंक ने उस व्यक्ति को लो रिस्क कैटेगरी में रखा है, तो उस व्यक्ति को अकाउंट खोलने के लिए इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जमा कराने की अनुमति दी जाती है, जैसे कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा एप्लीकेंट के पिक्चर के साथ इशू किया गया आइडेंटिटी कार्ड। दूसरा विकल्प, गेजेटेड ऑफिसर द्वारा अटेस्टेड एप्लीकेंट के फोटो के साथ इशू किया गया डॉक्यूमेंट। डिजिटल पेमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी डिजिटल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एक्सेप्ट करता है। डिजिटल पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट या किसी भी दूसरे पेमेंट मेथड का यूज करके कर सकते हैं। इंडिया में कई डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स और पेमेंट गेटवेज अवेलेबल हैं जो ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स या पेमेंट गेटवेज मर्चेंट्स के द्वारा यूनिफाई किए जाते हैं ताकि कस्टमर्स आसानी से अलग अलग पेमेंट मेथड्स का यूज करके आइटम्स खरीद सके और पेमेंट कर सकें। इस सेक्शन में हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, रुपे कार्ड और POS मशीन के बारे में जानेंगे। क्रेडिट कार्ड एक छोटा प्लास्टिक कार्ड होता है जो किसी बैंक या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू किया जाता है। इस कार्ड की मदद से यूजर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को क्रेडिट पर खरीद सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मनी का सबसे आसान रूप है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। डेबिट कार्ड जिसे बैंक कार्ड या चेक कार्ड भी कहते हैं, एक प्लास्टिक पेमेंट कार्ड होता है जो शॉपिंग के दौरान कैश की जगह इस्तेमाल किया जाता है। ये क्रेडिट कार्ड के समान होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के विपरीत इसमें रकम सीधे आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाती है। रुपे कार्ड नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया एक इंडियन डोमेस्टिक कार्ड स्कीम है। ये कार्ड हर नागरिक को सुरक्षित, सिंपल और लो कॉस्ट पेमेंट मेथड प्रोवाइड करता है। रुपे नाम रुपी और पेमेंट का कॉम्बिनेशन है जो इस कार्ड की प्योरली इंडियन होने को दर्शाता है। ये एक राष्ट्रीय स्तर पर डेबिट कार्ड है। इसका उद्देश्य देश भर में अलग अलग पेमेंट मेथड्स को यूनिफाई करना है। इंटरनेट बैंकिंग आपके बैंक के
इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल इंडिया में सबसे लोकप्रिय मेथड है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे डेबिट कार्ड का यूज करके शॉपिंग करते हैं। बस अंतर इतना है कि इंटरनेट बैंकिंग में आपके बैंक अकाउंट में लॉगिन करना पड़ता है। इस केस में भी शॉपिंग हो जाने के बाद खर्चा हुई रकम तुरंत डेबिट हो जाती है। पीओएस टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रिटेल आउटलेट्स पर कार्ड के द्वारा पेमेंट करने के लिए यूज होता है। ये टर्मिनल आमतौर पर सभी प्रकार के क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स एक्सेप्ट करता है और निम्नलिखित ट्रांजैक्शंस करता है। नंबर 1, यूजर की क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी पढ़ता है। नंबर 2, देखता है कि यूजर की अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है या नहीं। नंबर 3, यूजर के अकाउंट से रिटेलर के अकाउंट में रकम ट्रांसफर करता है। नंबर 4, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है और रिसीट प्रिंट करता है। अब हम देखेंगे कि कैसे आप कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड का यूज करके कर सकते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे मैं एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हूँ और अब बारी है पेमेंट करने की। तो पेमेंट करने के लिए आप देखेंगे कई सारे ऑप्शंस होंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई एप्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। हम जैसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाह रहे हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे क्रेडिट और डेबिट कार्ड। सिलेक्ट करने के बाद हमें हमारी कार्ड डिटेल्स एंटर करनी है। अब ये जो छोटी विंडो ओपन होती है, यहाँ पे हमें हमारी कार्ड डिटेल्स एंटर करनी है। कार्ड नंबर, निकनेम, एक्सपायरी डेट। एक बार आपने सारे डिटेल्स एंटर कर दी, उसके बाद आपको क्लिक करना है एंटर कार्ड डिटेल्स। अगले विंडो में हमें CVV नंबर एंटर करना है। CVV यानी कि कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये कार्ड के पीछे 3 अंकों का एक वैल्यू होता है जिसे एंटर करने के बाद हम हमारे कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। हमने हमारे कार्ड की डिटेल्स एंटर कर दी है। अब हम इस पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करेंगे। अगले स्टेप में आप देखेंगे तो पेमेंट मेथड यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका होगा। अब इसके बाद हमें पेमेंट कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्मेशन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद एक विंडो ओपन होती है जिसमें आपको OTP एंटर करना होगा। ये OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको रिसीव होगा। OTP एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। इस तरीके से आप आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर पेमेंट्स कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे आप एक डेबिट कार्ड का यूज करके ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। जैसे हमने क्रेडिट कार्ड में किया, वैसे ही वही सेम स्टेप्स हमें डेबिट कार्ड के लिए फॉलो करने हैं। आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर पेमेंट मेथड्स में क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ऑप्शन है। हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद एंटर कार्ड डिटेल्स और फिर उसके बाद कार्ड नंबर, निकनेम और एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे। क्लिक करेंगे एंटर कार्ड डिटेल्स। नेक्स्ट स्टेप में हमें CVV नंबर एंटर करना है। अब हम सिलेक्ट करेंगे यूज दिस पेमेंट मेथड। नेक्स्ट स्टेप में हम ऑर्डर को कंफर्म करेंगे। ऑर्डर को कंफर्म करने के बाद बारी आती है OTP एंटर करने की। OTP एंटर करने के बाद हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे और ऐसे आसानी से हम डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कैसे आप एक नेट बैंकिंग पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम स्क्रीन पर आ जाते हैं और जिस तरीके से हमने क्रेडिट और डेबिट कार्ड सिलेक्ट किया था, वैसे ही आप देखेंगे तो एक नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। हम नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चूज एन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
अब यहाँ से हम हमारा बैंक सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे यूज दिस पेमेंट मेथड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेमेंट मेथड में नेट बैंकिंग सिलेक्ट हो गया है। अब हम हमारे ऑर्डर को कंफर्म करेंगे। अगले स्टेप में हम हमारे बैंक के पेज पर आ जाते हैं जिसमें हमें लॉगिन करना है। यूजर आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें डेबिट कार्ड पिन एंटर करना है। अब क्लिक करेंगे गेट OTP। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो OTP आया होगा वो हमें यहाँ पर एंटर करना है। फिर हम क्लिक करेंगे लॉगिन पर। नेक्स्ट स्टेप में हमें पेमेंट डिटेल्स कंफर्म करनी है और पे पर क्लिक करना है। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारी पेमेंट सक्सेसफुल है। इस तरीके से हम नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। तो आइए इसमें हम जानते हैं मोबाइल पेमेंट्स के बारे में। मोबाइल पेमेंट्स के बारे से आप समझ रहे होंगे कि मोबाइल पेमेंट्स यानी कि वो पेमेंट्स जो आप मोबाइल से करते हैं। इन मोबाइल पेमेंट्स को आप कह सकते हैं डिजिटल वॉलेट या फिर मोबाइल वॉलेट या फिर मोबाइल मनी। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हमें मोबाइल पेमेंट्स अलाउ करती हैं और हमें उसका सर्विस प्रोवाइड करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसके बाद भीम जैसे कि भारत इंटरफेस फॉर मनी, उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे USSD जिसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, उसके बाद AEPS यानी कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, और उसके बाद माइक्रो ATMs। ये सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं या सिस्टम्स हैं जो हमें अलाउ करती हैं कि हम हमारे फ़ोन के थ्रू मोबाइल पेमेंट्स कर सकें, मोबाइल या फिर डिजिटल वॉलेट्स। तो आइए इसमें हम जानते हैं मोबाइल या डिजिटल वॉलेट के बारे में। मोबाइल या डिजिटल वॉलेट आपके फिजिकल वॉलेट की तरह ही काम करता है। जैसे आप अपने वॉलेट में पैसे रखते हैं वैसे ही आप मोबाइल वॉलेट में डिजिटली पैसे को स्टोर करते हैं। इसमें पैसे जमा करने के लिए आप अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप डेबिट कार्ड के थ्रू अपने बैंक अकाउंट से इस मोबाइल वॉलेट में पैसे जमा कर सकते हैं, या फिर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी और अन्य ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू आप इसमें पैसे जमा करते हैं। इस मोबाइल वॉलेट के ज़रिए आप जब चाहें तब इस वॉलेट में से पैसों को यूज़ कर सकते हैं, कुछ खरीदारी करने में, किसी को पेमेंट करने के लिए, और भी अन्य सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और मोबाइल वॉलेट में एक सबसे बड़ा ये डिफरेंस है कि जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हो सकता है कि आपका बैंक आपके बैलेंस में से काटता है उस ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए। पर वहीं अगर हम बात करें मोबाइल वॉलेट की, तो कोई भी यूज़र अगर मोबाइल वॉलेट के थ्रू कोई भी पेमेंट करता है तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस डिडक्ट नहीं होते हैं। जितने पैसे उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं उतने ही पैसे उनके खाते में से जाते हैं। और दूसरा सबसे आप मान लीजिए बेहतरीन और इजी कन्वीनियंट वे है मोबाइल वॉलेट को यूज़ करने का
कि मोबाइल वॉलेट जब आप यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए, तो आपको बार बार अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर नहीं करनी पड़ती हैं, पिन एंटर नहीं करना पड़ता है। आपको बस जाके अपने मोबाइल वॉलेट में साइन इन करना होता है और आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप भी इस मोबाइल वॉलेट को यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे, आप मान लीजिए बैंक्स हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें इन मोबाइल वॉलेट को प्रोवाइड करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं फ़ोन पे, मोबीक्विक, जियो मनी, एयरटेल मनी, ICICI पॉकेट्स और भी ऐसे कई सारे मोबाइल वॉलेट्स हैं जहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और मोबाइल वॉलेट को जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं। पेटीएम को आप www.ptm.com या गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। जब एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए मोबाइल नंबर का यूज़ करके रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप कई सर्विसेज यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शंस करना, यूटिलिटी बिल्स पे करना, मोबाइल रिचार्ज करना, ट्रेन, बस, एयर टिकट्स या फिर इवेंट टिकट्स बुक करना। हमारे देश में बहुत सारे बिजनेसमैन पेटीएम को एक्सेप्ट करते हैं। शॉपिंग के बाद आप मर्चेंट के मोबाइल नंबर का यूज़ करके अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप QR कोड को स्कैन करके भी मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से पेटीएम का यूज़ करके आप अपने डेली ट्रांजैक्शंस और पेमेंट्स को बहुत ही आसान और कन्वीनियंट बना सकते हैं। आप जानते हैं योनो ऐप के बारे में, जो SBI बैंक की तरफ से एक उनका ऑफिशियल ऐप है जहां पे जाके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपना मोबाइल वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। तो योनो ऐप यूज़ करने के लिए आप आए प्ले स्टोर पर और यहाँ पे आकर सर्च करें योनो ऐप और फिर उसके बाद क्लिक करें इंस्टॉल पर। इंस्टॉल पे क्लिक करें और ये अब आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो रहा होगा। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाए आप क्लिक करेंगे ओपन पर और नोटिफिकेशन और ये सब परमिशंस को अलाउ कर दीजिए। तो अगर आप पहले से ही SBI कस्टमर हैं तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें रजिस्टर करने के लिए। और अगर आप SBI कस्टमर नहीं हैं तो आप नीचे की तरफ जो ओपन सेविंग्स अकाउंट ऑप्शन है उस पर आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जाके आपके पास देखिए दो ऑप्शंस हैं, एक तो है विदाउट ब्रांच विजिट और फिर दूसरा है विद ब्रांच विजिट। अगर आप ब्रांच को विजिट करके अपना KYC कराना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना चाहते हैं फिजिकली, तो आप विद ब्रांच विजिट सिलेक्ट करें। अगर आप घर बैठे KYC कराना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो विदाउट ब्रांच विजिट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करें। उसके बाद आप ओपन एन इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट पे जाके आप स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए वीडियो KYC प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई है, जिसमें आपकी जो KYC है वो वीडियो कॉल के द्वारा की जाएगी। पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग, नो ब्रांच विजिट रिक्वायर्ड और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई हैं। हम यहाँ पे इस पे चेक मार्क पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके अकाउंट ओपनिंग के लिए यहाँ पे देखिए प्रोसेस दे दिया गया है कि जिसमें आपको ऐप इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर डालना है और वेरीफाई करना है OTP और ये सब। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। देखिए मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर रही हूँ। यहाँ पर जाकर आप अपनी ईमेल ID एंटर कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ एंटर कर दिया है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट पे। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP रिसीव हुआ होगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। तो हम हमारे फ़ोन में चेक करेंगे OTP क्या है और यहाँ से मैं OTP एंटर कर रही हूँ। एक OTP हमारे मोबाइल पे आया है और एक OTP हमारे मेल पे आया है। तो हम मेल में जाके चेक करेंगे कि मेल में कौन सी OTP रिसीव हुई है। तो यहाँ पे हम मेल में जो OTP रिसीव हुई है वो
इंसर्ट करेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, प्लीज क्रिएट योर एप्लीकेशन पासवर्ड, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन अपर एंड लोअर केस, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन पासवर्ड डालना है। समझिए मैंने पासवर्ड एंटर किया। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होगा कि विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, विच एडवेंचरस स्पोर्ट डज योर फादर एंजॉय, विच बुक डू यू चिल्ड्रन लाइक। तो इसमें से आप कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसे सिलेक्ट करके हम सिक्योरिटी आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट पे सिलेक्ट करें, ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चाहें तो अपने पासवर्ड को सेव कर सकते हैं। हम यहाँ पे नॉट नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए अकाउंट ओपनिंग के लिए 2 ऑप्शंस आ गए हैं। आप CRS डिक्लेरेशन फॉर्म को क्लिक करेंगे इसके चेक बॉक्स पे और उसके बाद आपको ये सारे कंसेंट्स जो है अग्री करने हैं। अब इसके बाद जाकर आपको एंटर करना है अपना आधार नंबर और VID नंबर। आप यहाँ पे जाके अपना आधार नंबर एंटर करें। तो मैं अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर देती हूँ, गेट OTP। और अब आपका आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर के साथ लिंक्ड है उस पर एक OTP रिसीव होगा, आपको वो OTP एंटर करना है। अब जैसे ही आप अपना OTP एंटर करते हैं आप देखेंगे कि आपका अकाउंट SBI के साथ ओपन हो गया है और अब आप योनो ऐप के थ्रू उनका मोबाइल वॉलेट यूज़ कर सकते हैं और अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। योनो एप्लीकेशन से स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले एप्लीकेशन में जाएं, अपना MPIN एंटर करें। MPIN एंटर करने के बाद अकाउंट्स पे टैप करें। अकाउंट्स पे जाने के बाद आप अकाउंट को सिलेक्ट करें और ट्रांजैक्शन में जाएं। ट्रांजैक्शन डिटेल्स में आप देखिए कि स्टेटमेंट डाउनलोड करने की जो ऑप्शन है वो आपको नज़र आ रही होगी। आप जिस भी डेट या मंथ या 3 मंथ्स या 6 मंथ्स या 1 ईयर का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ से सिलेक्ट करके आप इस तरीके से PDF में अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के साथ साथ आपको नीचे की तरफ पासवर्ड नज़र आएगा, जहाँ पे जो पासवर्ड डिस्प्लेड है उस पासवर्ड को आप सेम जब पासवर्ड में टाइप करेंगे तो आप अपने स्टेटमेंट को खोलकर देख पाएंगे। अब इसमें हम जानते हैं UPI के बारे में, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बनाया गया है NPCI की तरफ से, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI ने ये एक माध्यम बनाया है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के लिए और इसके द्वारा कोई भी रिटेल शॉप में जाकर किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कोई भी कार्ड की डिटेल एंटर नहीं करनी पड़ती, आपको IFSC कोड और MPIN वगैरह नहीं एंटर करना होता है। भीम UPI, भीम यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी एक यूनिफाइड पेमेंट सोल्यूशन है जो UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर बेस्ड है। अगर आपने अपना बैंक अकाउंट UPI बेस्ड पेमेंट्स के लिए रजिस्टर कर रखा है और ये आपके मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है तो आप भीम ऐप का यूज़ करके डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने के लिए तैयार हैं। भीम एप्लीकेशन उन सभी इंडियन बैंक्स को इंक्लूड करता है जो इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी कि IMPS प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप भीम ऐप के ज़रिए 2 बैंक अकाउंट्स के बीच में आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस ऐप का यूज़ करके आप अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं और पैसे रिसीव भी कर सकते हैं और ये सब कुछ बहुत ही आसान और सिक्योर तरीके से होता है। भीम ऐप के ज़रिए आप QR कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं जो शॉपिंग और बिल पेमेंट्स के लिए बहुत कन्वीनियंट है। ये ऐप बिगनर्स के लिए भी फ्रेंडली है और यूज़ करना बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप जाएंगे प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल करेंगे और अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं तो आप ऐप स्टोर पे जाएंगे।
इसके बाद आप देखेंगे तो अगले स्टेप में हमें यहाँ से अपना मोबाइल नंबर जांच कराना है। तो यहाँ से आप अपना सिम कार्ड सिलेक्ट करें, या जैसे मेरे फ़ोन में यहाँ पे सिम 1 है और सिम 2 है, तो आपको अपना सिम कार्ड सिलेक्ट करना है और वो नंबर सिलेक्ट करना है जिस पर आप भीम एप्लीकेशन को जो है रजिस्टर करना चाहते हैं। तो अब देखिए, मैं यहाँ से सिम सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है आगे बढ़ी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मोबाइल नंबर सत्यापित करने की स्टेप्स आएंगे, जैसे कि सबसे पहले तो आपको एक OTP रिसीव होगा। उन स्टेप्स के बाद अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली OTP जनरेट हो गया है। अब यहाँ जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हैं, अब बारी आती है पासवर्ड रजिस्टर कराने की, यानी कि एक 4 अंकों का पासवर्ड जिसे आप यूज करेंगे अपने भीम एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे आप जो भी नंबर डालना चाहते हैं वो आप नंबर डालें और अपना पासवर्ड रजिस्टर करवाएं। अब जैसे ही आप अपना पासवर्ड रजिस्टर करते हैं, उसके बाद आपको नीचे की तरफ जो टिक मार्क का साइन है उस पे क्लिक करना है। टिक मार्क पे क्लिक करते ही अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप बैंक खाते के साथ शुरू करना चाहते हैं या फिर आप रुपे क्रेडिट कार्ड के साथ शुरू करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम बैंक खाते के साथ शुरू करना चाहते हैं तो हम बैंक खाता सिलेक्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में आपको अपना बैंक यहाँ से ढूंढना है। तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो आप ऐसे स्क्रॉल करके सर्च कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने अपना बैंक जो है यहाँ से सिलेक्ट किया, और जैसे ही आप अपना बैंक सिलेक्ट करते हैं आप देखेंगे कि आपके बैंक के साथ जो खाता जुड़ा है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाती है। अगर आपको अपना बैंक चेंज करना है तो आप बदले वाले ऑप्शन पे जाके अपना बैंक चेंज कर सकते हैं, या फिर जो यहाँ पे बैंक अकाउंट दिखा रहा है उसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उसे सिलेक्ट करें। और यहाँ आप देखेंगे कि जैसे ही हम सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अब तैयार हैं अपने फ़ोन में भीम UPI ऐप को यूज़ करने के लिए। तो आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे सर्विसेज हैं। जैसे कि अगर आप मोबाइल नंबर से या UPI पर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप बैंक को पैसे भेजना चाहते हैं बैंक के द्वारा तो आप सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। वैसे ही अगर आप अनुरोध स्वीकार करना चाहते हैं यानी कि पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो आप तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप QR कोड के जरिए जो है पैसे भेजना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं तो आप माई QR कोड पे जाएंगे। तो अगर आप माई QR कोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने एक बार कोड है। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट बार कोड है जो आप यूज़ कर सकते हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये बार कोड किसी के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं और वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति इस बार कोड को स्कैन करके जब पेमेंट करता है तो वो पेमेंट आपको रिसीव होती है। तो ये स्पेशली आपका बार कोड है। आप जब पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो आप इस बार कोड को शेयर करके भी कर सकते हैं। इसी की तरह अगर आप किसी और को पैसे भेजना चाहते हैं उनका बार कोड इस्तेमाल करके तो वो भी आप कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन में नीचे की तरफ देखें, एक स्कैन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप स्कैन पे क्लिक करें और स्कैन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि एक कैमरा ओपन हो जाएगा। तो जिस भी बार कोड को आप पेमेंट करना चाहते हैं उस बार कोड को आप बस जाकर स्कैन करें और स्कैन करते ही आप अमाउंट डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करें और उसके बाद क्लिक करें भेजें। तो इस तरीके से आप या तो मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके या फिर बार कोड का इस्तेमाल करके यानी कि QR कोड का इस्तेमाल कर आसानी से भीम एप्लीकेशन को यूज करके पेमेंट्स कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं दूसरे पेमेंट मेथड के बारे में जिसका नाम है USSD यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। समझिए किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, किसी के पास फीचर फोन है यानी कि कीपैड वाला फोन है, तो वो भी ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए उसे बस कुछ नहीं करना होता, उसे अपने फ़ोन में जाना है और कीपैड में जाके डायल करना है *99#। जैसे ही वो *99# डायल करेंगे उनके सामने ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र करने की ऑप्शन ओपन हो जाएगी
उसके बाद वो अपनी MMID कोड, यानी कि एक यूज़र के पास MMID कोड होना चाहिए, उसी के ज़रिए वो ये फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और प्लस उनका अपना MPIN जो वो डालेंगे फ़ंड ट्रांसफ़र करने से पहले। आप एक बात ये समझिए कि जो भी टेलीकॉम सर्विसेज हैं, चाहे हम कोई भी कंपनी की बात करें, जियो, एयरटेल और BSNL, ये सारी सर्विस प्रोवाइडर्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हो सकता है आपके बैंक के हिसाब से उसकी लिमिट जो है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो, किसी के बैंक में USSD फंड ट्रांसफ़र करने की लिमिट ज़्यादा हो, किसी के बैंक में कम हो, तो वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि कितना लिमिट है। पर आपको ये जानना चाहिए कि एक फीचर फ़ोन के द्वारा भी आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस फैसिलिटी को यूज़ करके। अब अगर आप अपने फ़ोन में इस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने ओपन किया है, तो आप देखेंगे कि उसमें और भी कई सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। सबसे पहले तो हमारा जो मेन मकसद है फ़ंड ट्रांसफ़र करने का, आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर दूसरा, आप मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं अपने बैंक अकाउंट का। उसके बाद आप बैलेंस चेक कर सकते हैं कि अभी वर्तमान में आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, OTP जनरेट कर सकते हैं, MPIN चेंज कर सकते हैं, और भी कई सारी सर्विसेज अवेलेबल है। तो अगर आप एक फीचर फ़ोन यूज़र हैं तो इस सर्विस को ज़रूर ट्राई करें और देखें कि आपके लिए भी फ़ंड ट्रांसफ़र अब पॉसिबल है। अब आइए हम दूसरे पेमेंट मेथड के बारे में जानते हैं, जिसे कहते हैं AEPS, यानी कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप अपने आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन, यानी कि अपने आधार कार्ड से जो आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड है, उसके थ्रू आप बिना किसी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या UPI सर्विस या USSD को यूज़ किए बिना आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक छोटा सा मशीन होता है, जैसे हमने POS मशीन्स के बारे में जाना, जिसमें हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इंसर्ट करते हैं पेमेंट करने के लिए, वैसा ही एक छोटा सा मशीन होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रो ATM। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी दुकान में जाते हैं जहाँ पे ये सिस्टम से पेमेंट एक्सेप्ट होता है, तो रिटेलर वहाँ पे उस मशीन में आपका आधार नंबर डायल करता है। ठीक है, उसने आपका आधार नंबर डायल किया, उसके बाद वो अमाउंट एंटर करेंगे जो आपने उनको बताया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप उन्हें 1000 रुपये का पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो आपका आधार नंबर डालेंगे उस स्क्रीन में, उसके बाद वो अमाउंट डालेंगे 1000 रुपये, उसके बाद वो मशीन आपको देंगे और आप अपने फिंगरप्रिंट से उसको मतलब जो है वेरीफाई करके डायरेक्टली आपके आधार कार्ड से जो आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड है, वहाँ से पैसे उस रिटेलर के अकाउंट में चले जाते हैं। तो इसके ज़रिए आपको ना किसी डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही किसी और UPI या किसी और सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। आप बस अपने आधार कार्ड के ज़रिए, आधार कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट लिंक्ड है, उसके ज़रिए आप डायरेक्टली फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आपके लिए ये जानना यहाँ पे ज़रूरी है कि जो AEPS की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी है। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन चेक करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी सारी सर्विसेज अवेलेबल है। इस सिस्टम के माध्यम से, यानी कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से, आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं और फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा आप समझिए सिस्टम बनाया गया है NPCI की तरफ से, जिसके ज़रिए आप आसानी से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आपके पास कोई और सुविधा नहीं है। तो आइए अब जानते हैं गूगल पे के बारे में। गूगल पे जिसे बनाया है गूगल ने, और जबकि ये भले ही गूगल ने बनाया है, पर ये काम करता है NPCI की तरफ से जो UPI सिस्टम बनाया गया है, यानी कि हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस पे ये एप्लीकेशन काम करता है। आप इस एप्लीकेशन पे जाके फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपनी जो है बिल्स पे कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे एक बात जाननी चाहिए कि गूगल पे में वो सारी बैंक्स लिस्टेड हैं जो भी भीम UPI सपोर्ट करती हैं या भीम UPI की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। तो ये एक और माध्यम है जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल में
इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराकर उन सारे बैंक्स को उस एप्लीकेशन में लिंक कर सकते हैं जो आपके मोबाइल नंबर के साथ कनेक्टेड है और आसानी से आप फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जो ट्रांजैक्शंस को हाफ आवर बैचेस में प्रोसेस करता है। इससे पैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये सर्विस 24/7 अवेलेबल है और किसी भी अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। वहीं RTGS की बात करें यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जो ट्रांजैक्शंस को रियल टाइम में प्रोसेस करता है, मतलब इसमें पैसे तुरंत ट्रांसफ़र होते हैं। ये सर्विस भी 24/7 अवेलेबल है और 2 लाख से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस के लिए परफेक्ट है। अब बात करते हैं IMPS की, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस एक रियल टाइम पेमेंट सर्विस है जो इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्रोवाइड करता है। ये सर्विस भी 24/7 अवेलेबल है और मेनली ऑनलाइन यूज़ किया जाता है। 2 लाख तक के ट्रांजैक्शंस के लिए ये बेस्ट है। चलिए एक टेबल के जरिए समझते हैं कि NEFT, RTGS और IMPS में मेन अंतर क्या है। पहली कंपैरिजन कैटेगरी है सेटलमेंट टाइप। NEFT में आप देखेंगे तो ये हाफ आवर बैचेस में ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है, मतलब पैसे भेजने के बाद थोड़ा समय लग सकता है। RTGS ये रियल टाइम में प्रोसेस करता है, मतलब पैसे तुरंत ट्रांसफ़र हो जाते हैं। IMPS ये भी रियल टाइम में प्रोसेस करता है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र के लिए। अब हम देखते हैं मिनिमम ट्रांसफ़र लिमिट। NEFT मिनिमम ट्रांसफ़र लिमिट है 1 रुपये, मतलब आप 1 रुपये भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। RTGS यहाँ मिनिमम ट्रांसफ़र लिमिट है 2 लाख रुपए, मतलब सिर्फ बड़े अमाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। IMPS मिनिमम ट्रांसफ़र लिमिट है 1 रुपये। अब देखते हैं मैक्सिमम ट्रांसफ़र लिमिट। NEFT मैक्सिमम ट्रांसफ़र लिमिट नहीं है एक्सेप्ट कैश बेस्ड रेमिटेंसेस इंडिया और नेपाल के बीच में जो 50,000 है। RTGS कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। IMPS मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है, मतलब आप 2 लाख तक का इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखते हैं सर्विस अवेलेबिलिटी। NEFT ये 365 डेज और 24/7 अवेलेबल है, मतलब आप कभी भी किसी भी दिन यूज़ कर सकते हैं। वहीं RTGS में ये भी 365 डेज 24/7 अवेलेबल है। IMPS ये भी सेम 365 डेज 24/7 अवेलेबल है। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस। सबसे पहले NEFT में इनवर्ट ट्रांजैक्शंस यानी कि जो पैसे आप रिसीव करते हैं उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी फ्री हैं, पर बैंक ब्रांच से पैसे भेजने पर थोड़े चार्जेस लग सकते हैं। RTGS इनवर्ट ट्रांजैक्शंस फ्री हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए भी कोई चार्जेस नहीं है, पर बैंक ब्रांच से आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस के लिए चार्जेस हैं, जैसे कि 2 लाख से लेकर 5 लाख तक के लिए 25 रुपये का चार्ज, 5 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शंस के लिए मैक्सिमम 50 रुपये का चार्ज, और IMPS में चार्जेस बैंक्स और PPIs यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स डिसाइड करते हैं। पेमेंट ऑप्शंस NEFT ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। RTGS ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और IMPS मेनली ऑनलाइन अवेलेबल है। अब कुछ जनरल टिप्स हैं जो आप NEFT, RTGS और IMPS ट्रांजैक्शंस के लिए फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बैंक डिटेल्स डबल चेक करें। पैसे ट्रांसफ़र करते समय रेसिपिएंट की बैंक डिटेल्स यानी कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड, UPI ID को दोबारा चेक करें। दूसरा, सिक्योर नेटवर्क यूज़ करें। हमेशा सिक्योर और ट्रस्टेड वाईफाई नेटवर्क या मोबाइल डेटा का यूज़ करें। पब्लिक वाईफाई अवॉइड करें। तीसरा, OTP और पिन कॉन्फिडेंशियल रखें। अपने OTP और पिन को हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखें और किसी के साथ भी शेयर ना करें। चौथा, रेगुलरली मॉनिटर करें। अपने बैंक स्टेटमेंट्स और अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को रेगुलर चेक करें और सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो तुरंत बैंक से कांटेक्ट करें। पांचवा,
ऑथराइज्ड वेबसाइट्स या एप्स का ही यूज़ करें। सिर्फ ऑफिशियल बैंक वेबसाइट या ट्रस्टेड बैंक ऐप का यूज़ करें। फेक वेबसाइट्स और ऐप्स से बचें। इन जनरल टिप्स को फॉलो करके आप अपने NEFT, RTGS और IMPS ट्रांजैक्शंस को सेफ और सिक्योर बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे आप एक NEFT, RTGS या IMPS फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन बैंकिंग में जाकर लॉगिन करना है। उसके बाद आप आएंगे फंड ट्रांसफ़र में। फंड ट्रांसफ़र में आने के बाद आप पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग पे को फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उनको आप नाम, मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर टाइप करके सर्च कर सकते हैं। अगर आप किसी नए पे को ऐड करना चाहते हैं तो आइए देखते हैं वो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम ऐड न्यू पे पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आप सिलेक्ट करेंगे कि आप सेम बैंक के पे को ऐड करना चाहते हैं या अदर बैंक पे है। अब हमें पे की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, जैसे कि पे अकाउंट नेम, पे निकनेम, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर और भी कई सारी इंफॉर्मेशन। एक बार आप सारे इंफॉर्मेशन एंटर कर दें, फिर क्लिक करें नेक्स्ट पर। अब आपको पे डिटेल्स को कंफर्म करना है। आप सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लें कि क्या सब कुछ सही है। उसके बाद आप क्लिक करें कंफर्म पर। नेक्स्ट स्टेप में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा। वो OTP आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद आप क्लिक करेंगे कंफर्म पे। अब आप देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली पे ऐड कर दिया है और हम 30 मिनट बाद इनको फंड ट्रांसफ़र कर पाएंगे। 30 मिनट हो जाने बाद आप आइए फंड ट्रांसफ़र पे। फंड ट्रांसफ़र में आने के बाद आप पे का नाम टाइप करें और उन्हें सर्च करें। पे को सिलेक्ट करें। जैसे ही आप पे को सिलेक्ट करते हैं आप ट्रांजैक्शन पेज पर आ जाते हैं। यहाँ से हमें ट्रांजैक्शन डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ पर आप अमाउंट एंटर करेंगे, रिमार्क्स ऐड करेंगे और सेकंड सेक्शन में आप पेमेंट मोड सिलेक्ट करेंगे कि आप IMPS फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, NEFT फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या RTGS करना चाहते हैं। एक बार आप सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन चेक करनी है, जैसे कि पे बैंक IFSC कोड, पे बैंक नेम और नीचे आकर फिर आपको सिलेक्ट करना है कि OTP आप कैसे रिसीव करना चाहते हैं, SMS पे, ईमेल पर या कॉल पर, और क्लिक करें प्रोसीड टू पे। नेक्स्ट पेज पर आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स कंफर्म करनी है और उसके बाद आप एंटर करेंगे वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी फर्स्ट ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होती है। अब आपको सेकेंड ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है, जिसके लिए आप ट्रांजैक्शन डिटेल्स कंफर्म करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डेबिट कार्ड के पीछे जो ग्रिड नंबर्स है वो यहाँ पे एंटर करने हैं। एंटर करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है। साथ ही साथ आपको बैंक की तरफ से एक रिसीट मिलती है जिसको आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर और आपकी पेमेंट से रिगार्डिंग सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। इस तरीके से आप आसानी से NEFT, IMPS या फिर RTGS फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं BBPS के बारे में। BBPS यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम एक ऐसा सोलर प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर
आप अपने सारे जो भी बिल्स होते हैं उनको आप आसानी से इस एक प्लेटफॉर्म पे पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का रिचार्ज कर सकते हैं, गैस बिल, अपना लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, DTH कनेक्शन, वाटर बिल और भी कई तरह के जो बिल्स आते हैं वो आप इस प्लेटफॉर्म पे जाकर पे कर सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने BBPS को बिल प्रेजेंटेशन मॉड्यूल में डाला है, जिसके ज़रिए आप इंटरनेट बैंकिंग चैनल का यूज़ करके आप आसानी से अपने सारे बिल्स एक ही जगह पे कर सकते हैं। तो आइए अब इसमें हम जानते हैं फास्टैग के बारे में। फास्टैग एक ऐसा ऑनलाइन पेमेंट मेथड है जिसके ज़रिए जो हमारी सरकार है वो टोल टैक्सेस कलेक्ट करती है। जब आप एक टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो वहाँ पे फास्टैग का एक काउंटर होता है, जहाँ से आप पास होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके फास्टैग अकाउंट में से टोल टैक्सेस जो भी कटने हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं और आप सीमलेस तरीके से अपने टोल टैक्स को पे कर सकते हैं। अब आपके लिए यहाँ पे ये बात जानना ज़रूरी है कि फास्टैग अब सबके लिए सरकार ने कंपलसरी कर दिया है। जिनके पास भी 4 पहियों वाली गाड़ी है या 4 पहियों से ज़्यादा वाली जो है गाड़ी है, सबके लिए फास्टैग अब ज़रूरी है। अगर वो टोल प्लाजा से गुजर रहे हैं तो उनको फास्टैग के ज़रिए ही पेमेंट करना होता है। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये फास्टैग काम कैसे करता है। आप सबसे पहले आप अगर फास्टैग अकाउंट में जाके रजिस्टर करवाते हैं तो आपके घर पर एक स्टिकर रिसीव होता है। वो स्टिकर आप अपने गाड़ी के जो आगे वाली स्क्रीन है उस पर कहीं पे लेफ्ट या राइट कॉर्नर पे लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब भी आप कोई टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो वहाँ पे टोल प्लाजा पे कुछ ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जो आपकी फास्टैग जो स्टिकर है उससे कनेक्ट करके ऑटोमेटिकली आपके फास्टैग अकाउंट से पैसे काट लेते हैं, यानी कि डिडक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आपके अकाउंट में से पैसे कटते हैं उस टोल प्लाजा पे उस टोल टैक्स के लिए आपको एक SMS आता है कि आपके खाते में से इतने पैसे जो है काटे गए हैं और ये पैसे इस टोल प्लाजा पे कटे हैं। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि इस फास्टैग की वजह से कितने आसानी से बस आप उस फास्टैग लेन से गुजरते ही आप अपने टोल टैक्स को पे कर सकते हैं और आपको कोई कैश की जो है कॉम्प्लिकेशन से नहीं गुजरना पड़ता कि कैश पे नहीं करना पड़ता और वो लंबे वक्त तक वहाँ पे टोल प्लाजा पे खड़े रहना नहीं पड़ता है। आप आसानी से कैशलेस तरीके से अब अपने टोल टैक्सेस पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात जाननी चाहिए कि एक फास्टैग बस 5 साल तक ही एक्टिवेट रहता है। जैसे ही उस फास्टैग को 5 साल हो जाते हैं वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाता है और फिर एक यूज़र को वापस से एक नया फास्टैग परचेज करना पड़ता है। अब आइए जानते हैं कि फास्टैग की मुख्य बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फास्टैग को लॉन्च किया है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने, ये देखते हुए कि टोल प्लाजाज पे पहले काफ़ी लंबी लाइनें लगती थीं। अगर आपको याद होगा कि बहुत लंबी लाइनें लगती थी टोल टैक्सेस पे करने के लिए और कई बार किसी के पास कैश की कमी है, कैश नहीं है, चेंज कराना, ये सब बहुत दिक्कतें होती थी। और उसके बाद इन सब प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए फास्टैग को लॉन्च किया गया। फास्टैग के आने की वजह से 2 सबसे बड़े फायदे हुए हैं। एक तो सबसे पहले फ्यूल सेव होता है, आप अपना जो है पेट्रोल या डीजल आप उसमें बचत कर पाते हैं क्योंकि आपको बहुत लंबे समय तक वहाँ वेट नहीं करना पड़ता है। और दूसरी चीज़, आप भी अपना समय बचाते हैं और सरकार भी अपना समय बचाती है टोल टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए। और जैसे कि हमने इससे पहले देखा, फास्टैग SMS सर्विस भी प्रोवाइड करता है कि यानी कि जैसे ही आपके खाते में से टोल टैक्स डिडक्ट होता है तो आपको SMS पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके खाते में से इतने पैसे काटे गए हैं।
अब अगर हम पूरे देश की बात करें तो हमारे पूरे देश में जितने भी टोल प्लाजाज हैं उसमें 500 से ज़्यादा टोल प्लाजाज में ये फास्टैग एक्सेप्ट होता है। सबसे पहले तो 2014 में इसे शुरू किया गया था अहमदाबाद और मुंबई हाईवे के बीच में। उसके बाद 2015 में चेन्नई और बेंगलुरु हाईवे के बीच में से शुरू किया गया और अब आप हर टोल प्लाजा में देखेंगे कि फास्टैग अब एक्सेप्ट होते हैं। यहाँ पे आपको ये बात जाननी ज़रूरी है कि 1 दिसंबर 2019 के बाद से फास्टैग अब सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन्हें भी कह दिया है कि वो ये ध्यान रखें कि उनके सारे कस्टमर्स जो भी अब से नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं वो अपनी गाड़ियों पर फास्टैग लगवाएं। तो ये हमने जाना फास्टैग के बारे में। इस चैप्टर में हमने उन सारे डिजिटल पेमेंट मेथड्स के बारे में जाना, हमने बैंक ट्रांसफर मोड्स के बारे में जाना और ऐसी और सुविधाओं के बारे में जाना जिसके ज़रिए हम इजीली पेमेंट कर सकते हैं और कैसे ऑनलाइन पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करके आसानी से घर बैठे किसी को भी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं।